हेलो दोस्तों, फॉर एग्जाम 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। उस वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि इस संबंधित आप लोग कई सारे वीडियो अभी तक देख चुके होंगे, लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि क्या इसमें पेट का स्कोर क्या लिया जाएगा, परसेंटाइल क्या लिया जाएगा, ट्रिपल सी क्या ज़रूरी है कि नहीं है। इस तरह की जितनी भी जानकारी है वो एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। 885 पद जो आपके आए हुए हैं उससे संबंधित सारे के सारे जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और नोटिफिकेशन में जो स्कोर और परसेंटाइल की बात की गई है, इसमें कितना स्कोर आपका हो कि आप अगले वाले एग्जाम जो आपको नोटिफिकेशन जो फॉर्म है इसमें आपको सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि इसमें अभी इन्होंने बताया कि हम ये नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम अभी शॉर्टलिस्ट करेंगे बाद में कि किनको किनको बुलाया जाना है परीक्षा के लिए। फॉर्म तो भरवा लिया जा रहा है, लेकिन शॉर्टलिस्ट किनको किया जाएगा उस पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि फॉर्म भरा लिए, हमने नोटिफिकेशन निकाल ली, सबको हमने एलिजिबल कर दिया, सब लोग फॉर्म भर सकें। इससे जो है सभी लोग खुश होंगे। क्योंकि चुनाव का माहौल है तो ऐसा गवर्नमेंट करेगी ही करेगी कि सब लोग खुश रहें, कोई उनसे नाराज़ ना हो। लेकिन इसमें किनको किनको शॉर्टलिस्ट किया है, कितने स्कोर तक के बच्चों को बुलाया जाएगा पेपर देने के लिए, उस पर हम इसमें बात करेंगे। और इस वीडियो में नोटिफिकेशन आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन, फिर ये सारी चीज़ें आपको हम समझाएंगे एक एक करके। पहले नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपकी UPSSC की वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन का जो सेक्शन होता है जहाँ पर नोटिस दी जाती है, वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे दिया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के संबंधित यहाँ पे जानकारी आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है एक्चुअल में कहा जाए तो। अब इसको हम खोल देते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए आपका नोटिफिकेशन आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। कई लोगों ने कई अलग अलग चैनल पर और कुछ लोग वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ करने की तिथि जो है, शुल्क जमा करने की तिथि वो 7 तारीख है फॉर्म भरने से लेकर, और अंतिम तिथि जो है 28/1 को रखा गया है। कम समय थोड़ा सा दिया गया है, 1 महीने से कम का समय दिया गया है। यहाँ पर आवेदन की संशोधन की जो तिथि है वो 4 फरवरी रखी गई। आपको अगर कोई आपका करेक्शन होता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, उसको जो है करेक्ट करने की जो तिथि आपको मिलेगी वो 4 फरवरी तक की आपको डेट मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं एक विशेष कथन दिया गया है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1 तक, इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस समायोजन बैंक द्वारा जमा न कर दी जाए। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क जमा समायोजन की 28/1 की जो तिथि है उसके पश्चात विलंबतः 7 दिन के अंदर, विलंबता जो है वो 7 दिन उसके अंदर अर्थात 4/2 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। और इस अवधि में अभ्यर्थी को अपने अनुमन्य विवरण को संशोधित करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका फीस वगैरह संबंधित, क्योंकि पेट में इस तरह की प्रॉब्लम आई थी इसलिए उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पर लिखा हुआ है कि नियंत्रणाधीन, लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के जो पद हैं उन पर चयन हेतु नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाने हैं। इस राजस्व लेखपाल की परीक्षा में अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ पे बहुत खास चीज़ आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर तो इन्होंने दे दिया है कि PET के स्कोर के आधार पर की जाएगी, लेकिन कितना स्कोर अनुमन्य होगा, कितने स्कोर तक के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पर रखा जाएगा, वो यहीं दिया गया है। कितने स्कोर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। अब दिया है कि अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने भी पेपर भरा है, जिन्होंने भी पेपर दिया है, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा था वो नहीं, जिन लोगों ने पेपर में पार्टिसिपेट किया उनके कितने भी नंबर हों वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड भी मिला हो तो स्कोर कार्ड तो सबका जारी किया ही गया है। लेकिन यहाँ पर जो अगली बात दी गई है वो सोचने योग्य बात है कि परंतु यह जब तक कि आयोग स्तर के जांच के अधीन है, औपबंधिक है, प्रोविजनली अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तब तक इसको जो है श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरण के अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में आवेदन में औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है, परिणाम और निर्णय इसके अधीन है। यानी कि अभी जो है ये निर्णय नहीं लिया गया है कि कितने स्कोर तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, आपका 50% होगा या कितना % होगा, उनसे मतलब नहीं है। आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की आपको पूरी छूट यहाँ पर मिल जाती है।
लेकिन फॉर्म भरने के बाद इनका कहना है कि हम शॉर्ट लिस्टिंग करके उसके अनुसार हम बुलाएंगे परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। अब आपको देखने योग्य बात यहाँ पे ये है कि अगर ये परीक्षा जो है वो चुनाव के पहले होती है, चुनाव के पहले कराया जाना है, तो आप मान के चलें कि इसमें ये भी हो सकता है कि सभी को जिस तरह बुलाया जा रहा है सभी को ऑप्शन दे दिया जाए, या तो फिर 30% 35% कुछ रख दिया जाए कि इतने लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये परीक्षा चुनाव के बाद जाती है तो इसमें यह भी हो सकता है कि इसमें कुछ कंडीशन लगा दी जाए 50, 55 या 60% की, इतने परसेंटाइल जो लोग, परसेंट के जो लोग हैं वही भर सकते हैं, या परसेंटाइल कुछ लगा दिया जाए इस पर। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी लोग बेफिक्र होकर फॉर्म भरिए। हो सकता है कि सबको ऑप्शन मिल जाए, परीक्षा देने का भी ऑप्शन मिल जाए, या जो भी होगा वो देखा जाएगा। फॉर्म अभी आपको भर देना है, फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म भरे रहेंगे तभी आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि पेट में बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, वो सोच रहे हैं कि हम इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो वो पछतावा आपको ना हो, इसलिए आप फॉर्म को जरूर भरें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पे दे दी गई है कि उससे पद्धति जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो जारी कर दी गई, किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो नॉर्मल है, जैसे कि होता है शैक्षिक सहायता हेतु। सावधानी पर आप सारी चीज़ें पढ़ लें। आपको यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि आप जब अभ्यर्थी अपना जो ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा तो उसमें जो है इंगित अर्हता और शैक्षिक अर्हता के आधार पर फॉर्म भरना प्रारंभ करेगा। शैक्षिक अर्हता में क्या दिया गया है, आयु सीमा में क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आवेदन संबंधी प्रक्रिया भी दे दी गई है कि लॉगिन करना है आपको, अपना व्यक्तिगत लॉगिन करके आपके जो है पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। मूल निवास आपका कैटेगरी संबंधी आवेदन भरकर लॉगिन कर सकते हैं आप। ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं और इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप प्रारंभ कर सकते हैं। एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें भरनी होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दे दी गई हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, फोटो हस्ताक्षर अपलोड कैसे करना है, अन्य विवरण किस तरह भरना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। फीस शुल्क क्या लगेगी, फीस शुल्क के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है कि फीस शुल्क आपका जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किस श्रेणी के लिए कितना लगेगा। सभी के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है, उसमें कोई कटौती किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं किया है। बहुत कम फीस है तो 25 रुपये सभी फीस दे सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने बात यहाँ पर योग्य क्या बात है कि आपको आवेदन ऑनलाइन करना है, किसके माध्यम से करना है, वो सारी चीज़ें दे दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया गया है मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। यानी कि जब आपकी मेंस की परीक्षा होगी, अभी तो आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके जो मेंस का एग्जाम होगा ये सिर्फ फॉर्म भराया जा रहा है 25 रुपये लेकर। इसके बाद जो अगला एग्जाम आपका होने वाला है, जिसका जब एग्जाम के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उसमें आपसे एक अलग से फीस ली जाएगी। इसका यही मतलब होता है कि अलग से आपकी मुख्य परीक्षा की फीस ली जाएगी। वो फीस उन्हीं को देना है जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनके जितने परसेंट, मान लीजिए 50% के ऊपर मान लीजिए बुला लिया, 50% नंबर या 50 परसेंटाइल जिनके आए हैं वो लोग बुलाए जाएंगे परीक्षा के लिए, मेंस के लिए। तो उन लोगों से अलग से फीस ली जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए। फिर से वहाँ पे मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस और शुल्क जमा किया जाएगा। वो किस तरह जमा करना है वो सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी। उसके बाद ही आपका प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड हो पाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे देंगे। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, क्या क्या चीज़ें आप संशोधन कर सकते हैं। नाम में वर्तनी में गलत, अगर पिता की वर्तनी में कुछ गलती है, पत्राचार पता में कुछ गलती है तो, या अन्य व्यक्तित्व विवरण ईडब्ल्यूएस क्षैतिज आरक्षण संबंधित कोई गलती हुई है, जाति संबंधित कोई गलती है, लिंग जेंडर या इस तरह के संबंधित जो भी गलती है आप उसको सुधार सकते हैं। आपको संशोधन में सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है कि राजस्व लेखपाल का पद है, पद नाम आपका लेखपाल है, ये इसका ग्रेड पे है, 1840 इसकी आयु सीमा है, 3271 जो अनारक्षित पद हैं, 1690 जो है अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 152 है, 2174 जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, ईडब्ल्यूएस के भी 798 पद यहाँ पे, टोटल 8085 पद अस्थायी और अस्थायी इसमें सबका मिलाकर दिया गया है कि जो होंगे वो सारे पद इसमें सम्मिलित हैं। अब आप आ जाते हैं इसमें क्षैतिज आरक्षण के बारे में। किन किन लोगों के लिए क्या आरक्षण दिया गया है, विकलांग के लिए क्या आरक्षण है, महिला के लिए एक 1600 पद अलग से हैं, इसी के अंदर वो दिए गए हैं अलग अलग श्रेणियों में। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या होगी, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। राजस्व लेखपाल के लिए जो शैक्षिक अर्हता जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है अभ्यर्थियों के माध्यमिक शिक्षा परिषद से या कहीं से भी आपका इंटरमीडिएट है उसके समकक्ष कोई और डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको पास होने चाहिए, आप उत्तीर्ण होना आवश्यक। यानी कि 10 पास वाले जिन्होंने भी पीटी दी है 10+ वालों ने, उनको यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जाए क्योंकि लेखपाल में 12th मांगा जाता है, 12th यहाँ पर अर्हता रखी जाती है शैक्षिक। अधिमानी अर्हता आपकी क्या हो जाएगी, इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो सीधी भर्ती के लिए मामले में अधिमानी अर्हता दी गई है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पर आयु सीमा जो है 40 वर्ष तक होगी। आरक्षण के अनुसार आपको जो होता है वो मिलता रहेगा हमेशा के लिए। चयन प्रक्रिया क्या होगी आप यहाँ पर देखेंगे, चयन
का आधार क्या रखा जाएगा यहाँ पर दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए कि विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती के रीति और प्रक्रिया के अनुसार इतने 11 मई इनके कोई जो भी नियम होगा इसके अनुसार आपके उत्तर प्रदेश के स्तरीय साक्षात्कार बंद किया जाना है। निम्नलिखित में साक्षात्कार यहाँ पर नहीं होना है। तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यहाँ पर दे दिया गया है। इसका आपका जो लिखित परीक्षा ली जाएगी उसी लिखित परीक्षा के अनुसार आपको जो है चयन दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है कि लेखपाल पदों पर चयन हो तो लिखित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट द्वारा जारी किया गया, जो कि निम्नवत है। ये पहले भी जारी किया जा सकता है, आपने इसको देखा होगा कि यहाँ पर पहले भी सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। हिंदी गणित मैथ, हिंदी गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास के 25-25 प्रश्न और 25-25 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। 2 घंटे का आपको समय इस पेपर को करने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले दी जा चुकी हैं। पाठ्यक्रम का हमने एक वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये आपका पाठ्यक्रम है अलग अलग सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक वाइज, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पाठ्यक्रम है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसमें नौकरी आसानी से ले सकते हैं। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको जो कुछ देखने को मिल गई। आपने देख लिया कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। 8085 पद आपके हैं, ये भी आपने देखा। वहाँ पर एक एक जानकारी आपको यहाँ पर लगभग मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल और भी आपके हैं जो बहुत ही परेशान कर रहे हैं लोगों को, उसको भी देख लेते हैं। क्या पेट का फॉर्म भरने के लिए सभी फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो सभी जिन्होंने सिर्फ पेट का एग्जाम दिया है, जिन्होंने पेट का एग्जाम दे रखा है, सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी का मतलब यहाँ पर इस सभी से है, ना कि हर कोई जिन्होंने पेट का एग्जाम नहीं दिया है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। बाद में देखा जाएगा। इनमें से इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके फिर बुलाया जाएगा। किनको किनको जो है एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाना है, उनकी फ़ीस भी अलग से ली जाएगी। जैसा कि नोटिफिकेशन में आपने देख लिया कि फ़ीस क्या होगी। आपकी जो फ़ी होगी वो एक तो आपकी 25 रुपये की यहाँ पर फ़ीस ली जा रही है। ये फ़ीस ली जा रही है आपको किसके लिए? ये फीस ली जा रही है आपके इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन अगर आपको बुलाया जाएगा मेंस के एग्जाम के लिए, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो उसकी एक अलग फीस रखी जाएगी। उस फीस को आप भरेंगे। उस फीस को भरने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब हम देख लेते हैं परीक्षा कब तक हुई। परीक्षा का भी कोई अता पता नहीं है, कहीं नोटिफिकेशन नहीं दिया है, कहीं और भी नहीं दिया गया है। तो चुनाव के पहले अगर होना होगा तो कुछ इसके बारे में, जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में कोई न्यूज़ आएगी फीस भरने उन सब चीज़ों से संबंधित, वैसे ही इसकी भी जानकारी आ जाएगी। संभवतः ये परीक्षा लोग चाहेंगे करा ले एग्जाम चुनाव के पहले, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि चुनाव होना है। चुनाव में राज्य के सारे कर्मचारी लगभग बिजी हो जाते हैं, तो मुश्किल है कि इसको कराया जा सके। अगर करा ले तो बहुत अच्छी बात है। ये सबके लिए ही अच्छा है कि ये इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द करा लिया जाए और इसमें सिलेक्शन दे दें, क्योंकि चुनाव में अगर ये जल्दी करेंगे तो जल्द से इसका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग की छोड़कर बाकी सारी प्रक्रिया तो पूरी करी जा सकती है। अब अगली जानकारी, अब पेट में परसेंटाइल कितने ज़रूरी है, तो इसका कुछ अता पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया है। जब ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे लोगों को तभी ये बताएंगे कि शॉर्ट लिस्ट हम किस बेस पर कर रहे हैं, कितने परसेंट या कितने परसेंटाइल हम यहाँ पर लेंगे, बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जिनको हम एग्जाम के लिए बुलाएंगे, मेंस के लिए बुलाएंगे, वही यहाँ पर माने जाएंगे। अभी जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं इसका कोई एक अर्थ नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि नोटिफिकेशन देकर लोग जो चिल्ला रहे थे, तभी तक हल्ला मचा रहे थे कि हमको नोटिफिकेशन नहीं दिया रहा, लेखपाल की भर्ती नहीं है, इन्होंने दिखा दी हमने भर्ती निकाल दी है, आप लोग फॉर्म भरते रहिए, आप लोग सवाल मत करिए ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो ये इनका अभी तक का जो फंडा है वो यही रहा है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करना है तो आप पहले से ही बता देते कि हम इतने परसेंट या इतने परसेंटाइल तक लोगों को बुला रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से ये फॉर्म आप भरवाते, उन्हीं से सारा का प्रक्रिया करवाते। एक बार आप फॉर्म ज़बरदस्ती भरवा रहे हैं, उन लोगों से भरवा रहे हैं जिनको आप शॉर्ट लिस्ट करके निकाल देंगे। 25 रुपये उनसे फीस भी ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वो भी ज़बरदस्ती का आप ले रहे हैं। ये आयोग की मनमानी है। आयोग का काम आपको पता ही है कि UPSSC का जो आयोग है वो अजीब काम करता है। वो कब क्या करेगा कोई नहीं जानता, किस तरह के नियम और कानून बना देगा, कैसी चीज़ें। हालांकि ये तो गवर्नमेंट के फेवर में चीज़ें बनाई जा रही हैं अभी के लिए। तो परीक्षा कब होगी इसका भी पता नहीं है। पेट में ज़रूरी परसेंटाइल है, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। जो भी रखा जाएगा वो देखा जाएगा। CCC अनिवार्य होगा कि नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है, इससे कई लोग परेशान हैं। तो आप मान के चलें कि CCC जो है वो ना के बराबर है, कहीं इसका जिक्र नहीं दिया है, तो CCC जो है वो नहीं लिया जा रहा है। सिलेबस में भी कहीं कुछ चीज़ नहीं दी है, ना कंप्यूटर संबंधित कोई सिलेबस दिया गया है। सामान्य ज्ञान में कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर का स्पेसिफिकेट कोई सेक्शन रखा गया है या CCC लिया गया है। तो CCC ऐसा कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई। नोटिफिकेशन भी आपका ऑफिशियल लगभग ये नोटिफिकेशन ही माना जाए, क्योंकि अगली जो जानकारी नोटिस आएगी उसमें कहीं CCC और इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अगली जानकारी शॉर्ट लिस्टिंग क्या है, उसमें सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा कितने परसेंटाइल या कितने परसेंट पर लोगों को मेंस के लिए बुलाया जा रहा है, अगले एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, जिनको लेखपाल का एग्जाम देने को मिलेगा। तो ये जानकारी आपकी थी लेखपाल से संबंधित। इससे संबंधित आपका कोई और भी सवाल है, कोई अन्य सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, चीज़ों से आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम हिंदी की क्लासेस चलाते हैं जो UPP के लिए है, और इस एग्जाम के लिए भी वो कारगर होगी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं चैनल पर। आप जाकर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।